सर अब हम बात करते हैं भाषाई दक्षता के बारे में। अभी आपने बताया कि हम गणितीय दक्षता तो इस फॉर्मूले के माध्यम से कर सकते हैं। तो सर आधारशिला में जैसे मैंने पढ़ा ERAC, तो सर उसके बारे में विस्तृत रूप से हमें बताइए। हमारी जो पद्धति है, जो क्रम हमारा चल रहा है, जो मिशन प्रेरणा का हमारा ध्येय है, जो हमारा टारगेट है, वो है बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमें देनी है। बच्चे को केंद्र बिंदु में रखना है, प्रमुख भूमिका में रखना है। हमें उसके एक्सपीरियंस पे बात करनी है। अभी ELPS में भी हमने बात की थी एक्सपीरियंस पे। ERAC ERAC अनुभव पे बात करेंगे, फिर ले जाएंगे रिफ्लेक्शन की तरफ। रिफ्लेक्शन यानी चिंतन, और चिंतन के बारे में बात करें तो एक मोटी सी भाषा में बात करूं कि हमारा आपका झगड़ा हो जाता है कहीं पे, झगड़ा हो जाएगा तो आप अपने घर पे जाके बताएंगे हमारा आज किसी से झगड़ा हो गया, मैं अपने घर पे जाके बताऊंगा और लोग अपने घर पे बताएंगे, उसमें बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, भाई झगड़ा क्यों हुआ, झगड़े की वजह क्या थी, झगड़े में किसी ने समझौता क्यों नहीं कराया। इस प्रकार से बहुत सी बातें वहाँ पे चलेंगी, यानी चिंतन होगा। चिंतन होगा तो वो चीज़ क्या होगी कि बार बार रिपीट होने से वो चीज़ हमारी मेमोरी में फीड हो जाएगी, कभी उसको हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा फोकस ज़्यादा था। इसी प्रकार से हमारा फोकस है चिंतन पे। हमें उस कंटेंट के प्रति बच्चे को चिंतन करवाना है, उसे ऐसे तैयार करना है कि बच्चा उसे सोचे, बाद में विचार करे। जब रात को घर जाता है बच्चा, बिस्तर पड़ा हुआ है, तो भी सोचेगा हम मैडम ने या सर ने हमें ये बताया, ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बारे में चिंता करे, तो बहुत सी बातें उसके जहन में आएंगी। जो कौतूहल उसके अंदर है, जो जिज्ञासा है, वो कल आके पूछेगा, उनका जवाब मिलेगा, तो चिंतन की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी। फिर आते हैं एप्लीकेशन पे। अब उस कंटेंट विषय वस्तु के बारे में हम अनुप्रयोग करेंगे, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से करेंगे, खेल कूद के माध्यम से करेंगे। तो उस पर हम जो है एप्लीकेशन करेंगे। उसके पास समीकरण है, आकलन करना है हमको, कंसोलिडेशन आएगा, और उसके बाद जो सारांश निष्कर्ष निकलेगा कि कितना सुधार हुआ इस प्रक्रिया के दौरान, इस ERAC के दौरान कितना सुधार हुआ। अगर कोई कमी कहीं रह जाती तो फिर से इस प्रक्रिया को हम जो है दोहराएंगे। जी सर, तो जैसा आपने बताया कि ERAC की जो भी हमारी प्रक्रिया है, हमने पहले उसके अनुभव को लिया, फिर हमने अपनी कक्ष में बच्चों के साथ जब हम अपने पाठ को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने उसे इस तरीके के उदाहरण दिए या विभिन्न गतिविधियां या ऐसे कि जिससे उसे सोचने में मजबूर होना पड़ा। जैसे आपने बताया कल्पना करने लगे, इमेजिनरी पावर उसकी बढ़ जाए, कल्पना शक्ति का विकास हुआ है। तो ये सोच रहा है कि आज सर ने या मैम ने मुझे ये बताया था, मुझे इसके बारे में सोचना है, और सर साथ ही साथ सोच लिया, उसके दिमाग में वो आपने जैसा बताया झगड़ा होता रहा कि ये ऐसा था, सर ने ऐसा बताया, मैंने ऐसा सोचा, मेरा भी ये अनुभव था। जब हम झगड़े की वजह तक जाना चाहते, झगड़ा क्यों हुआ, तो हम बच्चे की कमजोरी पे भी जाएंगे। इस बच्चे में कौन सी कमजोरी है, उसकी कमी क्या है, उसे दूर कैसे किया जा सकता है, झगड़े को कैसे मिटाया जा सकता था, क्या ऐसी कुछ बातें थी वो हम करते तो झगड़ा नहीं होता, क्या ऐसी कुछ बातें हैं वो हम कर लें तो बच्चे के अंदर ये कमी है दूर हो जाएगी, बच्चे की दक्षता ये पूरी हो जाएगी, बच्चा आगे बढ़ जाएगा। जी, और फिर हमने उसको अप्लाई भी किया गतिविधियों के माध्यम से, जैसे पीयर्स के बारे में बात है, पीयर ग्रुप के बारे में, पीयर लर्निंग की बातें, ग्रुप लर्निंग की बात की हुई है। तो इन सभी गतिविधियों के माध्यम से, इन्हीं सभी टेक्निक के माध्यम से अप्लाई किया, और एंड में हम कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष पे पहुंचे कि किस तरह हमारी ERAC की पूरी जो प्रक्रिया थी, हमारे बच्चे ने उससे क्या जाना, क्या समझा। अगर फिर भी हमें या हमारे छात्राओं में अभाव रह जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम दोहराते रहेंगे जब तक हम अपनी दक्षताएं पूरी नहीं कर लेते। जी सर, बात आती है आउटकम्स की। जब हम टीचर सोचते हैं आउटकम, तो सर आउटकम कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, ये भी कंफ्यूजन है। किस तरीके का आउटकम चाहिए, क्या हमें ग्रेडिंग उसकी ज़्यादा चाहिए, या फिर हमारा बच्चा एक्टिव ज़्यादा होना चाहिए, हाजिर जवाब ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आउटकम्स किस तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी कंफ्यूजन है मेरे मन में। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आउटकम आजकल बहुत चल रहा है। आउटकम वास्तव में आउटकम है क्या, दक्षताएं है क्या। हमें बच्चे से उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे को इस विषय में उतना आ जाना चाहिए, इस क्लास के बच्चे को उस विषय के प्रति इतनी समझ उसके अंदर विकसित होनी चाहिए। वो समझ यदि उसके अंदर विकसित नहीं है तो ये माना जाएगा उसके अंदर उस विषय के प्रति लर्निंग आउटकम्स पूरे नहीं है, वो दक्षताएं पूरी नहीं है। जो अपेक्षा की जा रही है बच्चे से, उस स्टैंडर्ड का जो बच्चा है, कक्षा 2 का बच्चा है या कक्षा 3 का है या कक्षा 1 का बच्चा है, उसके हिसाब से वो दक्षता उसके अंदर आ जानी चाहिए। ये हमारा लर्निंग आउटकम्स है। 3 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सेंट्रल होता है, केंद्रिक लर्निंग आउटकम,
और ये व्यापक दृष्टिकोण पे आधारित होता है, ब्रॉड होता है। दूसरा होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने और बच्चे में उन्हें विकसित करने के लिए हम इस नेस्टेड आउटकम का प्रयोग करते हैं। तीसरा उप लर्निंग आउटकम होते हैं, इसके अंतर्गत आता है ये नेस्टेड के अंतर्गत। इसके अंदर क्या है कि टीचर जो टीचिंग करते हैं वो इस आउटकम के माध्यम से ही करते हैं। सर, तो हमने यहाँ अपने आउटकम्स की जो कन्फ्यूज़न थी उसको इस तरीके से आपने जैसे हमें बताया बहुत आसान तरीके से कि 3 तरीके के आउटकम्स हैं जिनको हम बेसिकली फंडामेंटल। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, जैसे हमारी एक अलमारी होती है जी, ब्रॉड होती है, उसके अंदर खाने बने हुए होते हैं जी, वो हमारा दूसरा आउटकम हो गया। उसके अंदर ड्रॉज होती हैं, वो हमारा तीसरा आउटकम हो गया। इस तरह से हमसे समझ सकते हैं। जी सर, तो जो आउटकम की कन्फ्यूज़न थी वो कहीं हद तक या कि बिल्कुल तरह मेरे सभी शिक्षक साथियों की, मेरी स्वयं की समाप्त होती दिख रही है। और हम सभी प्रयासरत रहेंगे कि जो हमारे दक्षताएं हैं, आउटकम्स हैं, जो हमसे एज अ टीचर एक्सपेक्ट किए जाते हैं, हम उनको पूरा करें और कैसे हम प्रेरणा लक्ष्य की तरफ बढ़ें कि जिस तरह से हम अपने जनपद को, हम बात कर रहे थे जनपद को हम प्रेरक जनपद के रूप में देख सकते हैं। सर, अभी जब आपने बताया था कि एक्टिविटी, जी, तो एक्टिविटी से दिमाग में आता है हम किस तरीके की एक्टिविटी, गतिविधियाँ होती है, कई तरीके की होती हैं, तो सर किस तरीके की एक्टिविटी होगी जो हम अप्लाई करें और हमारे बच्चों के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव हो? देखिए, एक्टिविटी की बात करें तो गतिविधि हम जो है लिखकर गतिविधि बना सकते हैं जी, मौखिक गतिविधि हम बना सकते हैं। कुछ हमारे पास सामग्री होती है, उसके सहयोग से हम गतिविधि का निर्माण कर सकते हैं। और ICT आधारित कुछ गतिविधियाँ होती हैं, जैसे YouTube के माध्यम से या फिर हमारा दीक्षा ऐप चल रहा है, उसके माध्यम से। आजकल एक ऐप और हमारा चल रहा है बहुत प्रभावी, रीड एलोंग ऐप बोलो के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से ये भी एक प्रकार की गतिविधि है। 4 प्रकार की गतिविधियाँ का जो है यहाँ पे मॉड्यूल के माध्यम से बताया गया है। सर, तो जो हमारी बात करी जाती है कि जैसे आपने बताया गतिविधि, फिर हम आती है कि सीखने की हमारी विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जी। कोई बच्चा किस तरीके से किसी चीज़ को रिसीव करता है, कोई किसी तरीके से उसको समझता है। तो जो हम सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में बात करें तो सकारात्मक समर्थन देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन बिंदुओं पे हम काम करें कि हम अपने बच्चे तक वो पहुंचा सकें जो हम डिलीवर करना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने यहाँ पे उठाया। इसको पॉजिटिवली लेने के लिए सबसे पहले तो हमें कक्षा का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो होना चाहिए। कक्षा प्रबंधन की बात यहाँ पे हम करेंगे। व्यवस्थित रूप से बच्चे कक्षा में बैठें, बच्चे आपस में न झगड़ें, तसल्ली से बैठें, प्रिंट रिच वातावरण वहाँ पे हो, TLM का सहारा लें। हमारी वॉल पेंटिंग होती है, जैसे बाला का ट्रेंड आजकल चल रहा है, बिल्डिंग एज लर्निंग एट। हमारी बिल्डिंग भी ऐसी है जो हमारे एक टीचर का काम वहाँ पे कर रही है। जैसे मान के लिए एक मोर का चित्र वहाँ पे बना हुआ है, तो हमसे मोर के चित्र को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में उसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी हमारे कक्षा का वातावरण ऐसा हो जो बच्चे को रोचक लगे और जिससे बच्चा हंसी खुशी कक्षा में अपना स्थान ग्रहण करे और सीखने के लिए तैयार हो जाए। सीटिंग प्लान अच्छा हो और प्रिंट रिच वातावरण कक्षा में होना चाहिए। जी, तो सर हमारी दूसरे प्रकार की बात करें कक्षा प्रबंधन की बात, शिक्षण योजना की। एक प्रभावी शिक्षण योजना हमें तैयार करनी है। हमें जैसे कल हमें टीचिंग करनी है तो शाम को हमें उसकी योजना बनानी है। मुझे बच्चे को जोड़ का प्रक्रिया जो सिखानी है, जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करना है, तो मैं ये दृढ़ निश्चय करके घर से निकलूँगा कि आज मैं बच्चे को जोड़ सिखा के ही आऊँगा। कक्षा में जाऊँगा पूरे जोश और उमंग के साथ, हमेशा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कक्षा में जाना चाहिए। समस्या हर एक के सामने होती हैं, समस्याओं को लेके कक्षा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और जब हमने कक्षा में जाके शिक्षण कार्य किया, गतिविधियों के माध्यम से किया, बच्चे को केंद्र में रख के किया और बड़े जोश के साथ किया, उत्साह के साथ किया, उसके बाद हम लौट के आए, हमें शाम को हमने देखा, महसूस किया कि भाई थोड़ा सा और ये काम हम कर लेते तो इस समस्या जो बच्चों के सामने आ रही है गुणा में, उसको हम दूर कर सकते थे। तो अगले दिन फिर जाएंगे हम, तो फिर जो है ना काम करेंगे, पूरी जोश का उस कमी को हम दूर करेंगे। यानी एक अच्छी पाठ्य योजना का निर्माण हम करके जाएंगे। तीसरी बात है आकलन और मूल्यांकन की। उसके बाद जब हम प्रभावी तरीके से शिक्षण कार्य करेंगे, बच्चे इसमें पूरी रोचकता से प्रतिभा करेंगे, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बच्चों का होगा वहाँ पे, तो
निश्चित रूप से बच्चे उसको सीख जाएंगे, उसका आकलन करेंगे, देखेंगे कौन सी कमी रहेगी, उस कमी का हम फिर से सुधार करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, शिक्षण के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपिक जब बोरिंग होने लग जाए, तो ह्यूमर का भी स्थान दिया गया है। हमारे शिक्षण संघ ने मॉड्यूल में एक फार्मूला दिया है, A to Z फार्मूला है, उसमें एक H फॉर ह्यूमर दिया गया है। ह्यूमर यानी हास्य प्रयास। हमें बच्चों को ऐसी गतिविधियाँ, किस्से, कहानियाँ, पहेलियाँ ये भी बच्चों को सुनानी चाहिए, जिससे हमारा जो वातावरण है वो एकदम सक्रिय और हंसमुख बना रहे, जिससे बच्चे बोर न हो। जी सर, तो ये सभी सकारात्मक बिंदु हैं जो हम सभी अध्यापक अपनी कक्ष में लागू करके, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट के सर ने हमें बताया क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरीके से हम एक माहौल तैयार करेंगे जिसमें हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया आनंदमय तरीके से चलती रहेगी। कैसे हम अपने क्लासरूम को इतना अच्छा बना सकते हैं। बाला की बात सर ने करी कि हम कैसे अपने क्लासरूम में डिफरेंट तरह के TLM यूज़ कर सकते हैं। हम अपने चित्रों का, संकेतों का जो हमने अपने दीवार पे बनवाए हैं, एज अ पेंटिंग जो हमने बनवाई है, कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में। और सर ने शिक्षण योजना की भी बात की कि हमें अपनी कक्षा में जाने से पहले खुद प्रिपेयर होके जाना है कि आज मेरा टारगेट ये है और मुझे इस टारगेट को हिट करना ही करना है। बिल्कुल जी सर, अभी जैसे हम भाषा और गणित के बारे में हमारी चर्चा चल रही है, प्रेरणा लक्ष्य के बारे में, तो सर भाषा के कई पहलू होते हैं, तो वो कौन कौन से पहलू हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमें और हमारे छात्र छात्राओं को एज अ टीचर और एज अ लर्नर, हमारे स्टूडेंट को दोनों को समझ में आए सर? मुख्य रूप से देखा जाए तो भाषा सीखने के दो ही पहलू हैं, एक यांत्रिक होता है और एक चिंतनात्मक। यांत्रिक में बात करते हैं तो लिपि है, स्पेलिंग करेक्शन है, इस प्रकार की चीज़ें यांत्रिक में ले सकते हैं। और चिंतनात्मक बात हम अभी कर चुके हैं, हम उसमें इरेक में हमने बात की थी। तो जितना हम चिंतन करवाएंगे, करेंगे, मोटिवेट करके बच्चे को, उतना बच्चा सहजता से सीखेगा। सर, तो हमें अपनी लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों से बात करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बात करनी होगी, बहुत अच्छे तरीके से बात करनी होगी, बच्चे की भाषा में बात करनी होगी और बच्चे के दिल की भाषा को अपनी भाषा से जोड़ना पड़ेगा। जी, तो इस तरीके से भाषा के इन पहलुओं पर हम काम करेंगे तो भाषाई दक्षता हमें बिल्कुल जो लक्ष्य है हाँ, वो आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। जी सर, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर, ये है कि सर कई बार क्या होता है कि हम जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, भाषा के बारे में हो, गणित के बारे में हो, तो बच्चे सवाल करते हैं या हम सवाल करते हैं बच्चों को कि वो इंक्लूड हो सके, वो हमारी इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बन सके, या हम उन्हें जो टीच कर रहे हैं वो उसके बारे में समझ सके। तो सर जो सवाल हम बच्चों से पूछें वो किस प्रकार के होने चाहिए? बिल्कुल सही बात। जैसे सवालों के बारे में बात है तो बच्चे से किस प्रकार हमें क्वेश्चन करें, कौन से क्वेश्चन हमें करनी चाहिए जिससे बच्चा रोचकता के साथ उन्हें ले और समझ भी जाए। तो मेरा मानना है जो हमारे मॉड्यूल में दिया गया है, आधारशिला में बहुत अच्छे तरीके से समझा गया है कि जैसे हमें बच्चे को कोई कहानी सुनानी है, मान लीजिए कछुए खरगोश की कहानी बच्चे को हम सुनाते हैं, सबने सुनी होगी, कछुए खरगोश की दौड़ होती है, उसके कुछ पिक्चर, कुछ चित्र हमने सामने रख दिए। अब हमने बच्चे से पूछा इस जो कहानी हम बताने जा रहे हैं इसमें कितने पात्र हैं, यानी सूची सवालों को कहते हैं हम, जिनके आंसर बहुत छोटे होते हैं, 1 या 2 शब्द के होते हैं। बच्चा बोलेगा 2 जानवर दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से जानवर हैं? कछुआ और खरगोश दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले छोटे सवाल करेंगे, सूची सवाल करेंगे बच्चों से हम, जिनके आंसर वो 1 या 2 शब्द में आसानी से दे सकें। दूसरे करेंगे प्रक्रिया आधारित सवाल। जैसे बच्चों को हमने खरगोश और कछुए की कहानी हमने सुनाई, इन सवालों में क्या है, इसमें क्या है, हम उसका पूरा वर्णन करेंगे। एक कछुआ था, एक खरगोश था, दोनों की दोस्ती थी, दोनों में एक होड़ हो गई कि कौन दौड़ जीत सकता है, इस प्रकार से हम उसे बताएंगे, उसका वर्णन करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रूप में ले जाएंगे। और जो बच्चे के सुनने का कौशल भी देखिए इसमें आ रहा है, बच्चा जैसे सुन रहा है, फिर बोलने का भी आएगा इसमें कौशल। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम उसे तर्क आधारित सवाल पूछेंगे, हम उसे तर्क करेंगे, जैसे क्या और क्यों जैसे उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे भाई खरगोश क्यों सो गया? जब खरगोश सो जाता है, आगे निकल गया तो सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ, कछुआ बहुत पीछे है, जब तक तो मैं आराम कर लूँगा। खरगोश क्यों सो गया? खरगोश दौड़ क्यों हार गया? कछुआ आगे क्यों निकल गया? इस तरह से जो लॉजिकली पावर डेवलप करने वाले क्वेश्चन हैं,
जिसमें बच्चा तर्क करें, वो बताएं कि इसलिए सो गया, उसने सोचा होगा कि कछुआ धीरे धीरे आ रहा है, मैं जब तक आराम कर लूँगा। इस प्रकार के क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। तीसरे, कल्पना आधारित क्वेश्चन। यदि कछुआ न सोता, खरगोश न सोता तो क्या होता, या कछुआ लगातार गति से नहीं चलता तो क्या होता। इस प्रकार के हम क्वेश्चन बच्चों से कल्पना आधारित कर सकते हैं। ये यदि या अगर शब्द इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, यदि तुम प्रधानमंत्री हो तो क्या करते, या तुम अपने घर के मुखिया हो तो क्या करोगे। इस प्रकार से क्वेश्चन हम बच्चे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों से सर, जैसे आपने बताया था अभी हमारी बातचीत के दौरान हमारी बात हुई कि बच्चे चंचल होते हैं जी, या उनकी चंचलता का भी प्रयोग बिल्कुल उनकी उद्दंडता का प्रयोग हम कर सकते हैं हाँ अपने इन सवालों में, ताकि वो इस क्लास में इन्वॉल्व हो सके और जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से वो। बिल्कुल सर, अभी आपने बात की थी शिक्षण योजना की जी। आपने बताया था हमें कि किस तरह के सकारात्मक बिंदुओं में जो हमने बात की थी शिक्षण योजना की। तो सर, जो भाषा और गणित की हम शिक्षण योजना, तो सर कैसे हम कार्य योजना बनाएं? क्या हम अगले दिन के लिए बनाएं, या 1 महीने के लिए बनाएं, या फिर अपने पूरे कोर्स की बनाएं? किस तरीके से बनाएं? ये एक सवाल में उलझे हुए हैं आप सर। अच्छा क्वेश्चन है और स्पष्ट भी है। आधारशिला मॉड्यूल में दिया गया है, इलिप्स वाला फॉर्मूला दिया गया था। इसी पे हमें फोकस करना है, अपना जो टीचिंग प्लान बनाना है। हमें ई के लिए 10 मिनट देने हैं, एयर के लिए 10 मिनट देने हैं, पी के लिए 10 मिनट देने हैं, और एस के लिए भी हमें 10-10 मिनट के हिसाब से 40 मिनट का हमें अपना प्लान तैयार करना है। इसी प्रकार भाषा के बारे में बात की जाए तो हमारी जो पहली दक्षता है सुनना और बोलना वाली, उसके लिए हम 15 मिनट देंगे। 15 मिनट हम बच्चे को सुनाएंगे, 15 मिनट बच्चा हमारा सुनेगा और बोलेगा उसमें। दूसरा हमारा जो कौशल है पढ़ने और लिखने वाला, उसके लिए हम जो 20 मिनट दे सकते हैं, और समेकन के लिए हम जो है 5 मिनट का समय उसे दे सकते हैं सुधार के लिए। सर, तो ये समय सीमा हो गई। और सर, क्या ये शिक्षण योजना हम ऐसी बनाएं कि हमें आज बनानी है और कल पढ़ानी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें प्लान पहले से तैयार करके रखना है। हम जब पूर्व योजना नहीं बनाएंगे, किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, तो हमें उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। अटेंडम योजना नहीं बनती। हमें पहले से प्लानिंग के साथ विद्यालय में जाना है, प्लानिंग के साथ पढ़ाना है। हमें देखना है कि कौन कौन सी समस्या हमारे सामने आ सकती है, उन चीज़ों को हमें अपने उसके मद्देनजर रखना है। सर, जैसा कि आपका अनुभव है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जैसे शिक्षण योजना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग हर एक चीज़ की ज़रूरी है। किसी चीज़ को अगर हमें मोटो किसी चीज़ का हासिल करना है तो बगैर प्लानिंग के नहीं कर सकती। तो क्या वो प्लानिंग 1 दिन पहले होगी, वीकली होगी, मंथली होगी? किस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव होगी सर? देखिए, अभी एक शिक्षक डायरी का विकास भी किया गया है। शिक्षक डायरी अभी आने वाली हमारे सभी शिक्षकों को मिल जाएगी, साथियों को, 1 सप्ताह के अंदर। उसमें दिया गया है कि हम एक साप्ताहिक कार्य योजना भी अपनी बनाएंगे। 1 सप्ताह में कौन कौन से कार्य करने हैं, किन किन बिंदुओं में हमें कार्य करना है, और कौन कौन से कंटेंट विषय वस्तु उसमें हमें रखने हैं। एक तो हम वीकली बना सकते हैं, एक जब हम शिक्षण करने जाएंगे उस विषय वस्तु को लेकर हम अपनी कार्य योजना के साथ ही जाएंगे, वो हमें तैयार करके जानी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आधारशिला का इतना सरल विवरण हमें दिया, क्योंकि सिर्फ मॉड्यूल है 3, इन्हें पढ़ना है, समझना है, वो सब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पर कई बार क्या होता है कि हम अपनी आसान और सरल भाषा में या अपने ही साथी शिक्षक से उसके बारे में जब जानते हैं, उनके अनुभवों के साथ जानते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है समझनी। और सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने सरल शब्दों के साथ, ऐसा है, लिखने पढ़ने की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अनुभव की जो चीज़ है, जो समझने की बात है, समझ को विकसित होना बहुत आवश्यक है। जब हमारी समझ विकसित हो जाएगी, हमारे बच्चे की समझ विकसित हो जाएगी, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा और सारी जितनी भी अवधारणाएं उनको सीखेगा। अंत में मैं 2 लाइन यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि गर जुनून हो सर पे तेरे, गर जुनून हो सर पे तेरे, और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कांत में एहसास। मकसद में सच्चाई है, मकसद में सच्चाई है, तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी, दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। जब कोई नया कार्य करने जाते हैं, किसी मिशन को पूरा करने जाते हैं, कोई उद्देश्य हमारे सामने होता है, तो निश्चित रूप से बाधाएं इसमें आती हैं, लोग उपासी उड़ाते हैं। जैसे अभी जो हमारे यहाँ लाइट आप देखने को मिली, सबको पूरा विश्व इसमें रोशनी में नहाया हुआ है, थॉमस अल्वा एडिसन की देन है, उसका भी पास हुआ था, बहुत से महान लोगों का पास हुआ है। दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला,
अपमानों का हार मिला, तानों का पार मिला, लेकिन इसकी हमें चिंता नहीं करनी है। हर श्वास में अब विश्वास भरो, हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पर अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो, अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना है लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के और मुक्त गगन में उड़े चलो। और साथियों, आरंभ आज से मिशन प्रेरणा का। विश्वास पर अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। जी सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। इसी विश्वास के साथ जैसे आपने बताया, हमें बहुत अच्छा लगा, मोटिवेटिंग लगा एंड में, कि हमें उस विश्वास के साथ चलना है कि हमें प्रेरणा लक्ष्य हासिल करना है और हमें कोई टाइम लिमिट जो हमें 2022 तक नहीं जाना, हमें ये बस प्रयास करना है कि हमारे छात्र जल्दी से जल्दी। सबसे पहला काम करना है, हमें अपने अंदर ये विश्वास जागृत करना है कि ये लक्ष्य हमको हासिल करना है, करके रहेंगे, आधा काम उसी दिन हो जाएगा। स्ट्रांग डिटर्मिनेशन इज द हाफ डन। बिल्कुल सही कहा है किसी ने। तो सर, उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए सभी बाधाओं, रुकावटों या एक्सक्यूजेस जो कह सकते हैं कि हम अपने आप को देते हैं, पहले हमें उन्हें अपने मन से हटाना होगा। बिल्कुल। फिर इस विश्वास के साथ हमें अपने कक्ष में जाना होगा कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है, हमारे बच्चे ये सीख सकते हैं, हम इन्हें सिखा देंगे और हम अपने सारे प्रेरणा लक्ष्य एक दिन हासिल कर लेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आधारशिला के सरल जो भी आपने हमें बताया कि कितनी सरल परिभाषा आपने दे दी कि किस तरीके से हम इस मॉड्यूल को, आधारशिला को अपने विद्यालय में, अपने हम सभी अध्यापक अपने छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए इसे आसानी से इस प्रक्रिया को, इस मॉड्यूल को लागू कर सकेंगे और अपने प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इन अनुभवों को साझा करने के लिए हमसे, और उम्मीद करती हूँ इसी तरह आपका समर्थन, आपका सानिध्य हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।